मित्रों, अपनी एक कहानी इकल सुमड़ा मुझे बहुत पसंद है। भाई राजा अवस्थी जी का आग्रह है कि अपनी सबसे प्रिय कहानी आप हमें सुनाएं, तो मैं उनके आग्रह पर अपनी कहानी सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है इकल सुमड़ा। जी स्वागत। हम सब हैरान थे। वर्मा दंपत्ति का सदा उजाड़ और फीका सा रहने वाला मकान इस वक्त हमारे कस्बे के सबसे चतुर ठेकेदार बरदान कपूर की देखरेख में श्रृंगार कर रहा था। आज बड़े भोर 4 मजदूर अचानक प्रकट हुए और मकान में उगे झाड़ झंखाड़ उखाड़ने में जुट गए थे। 10 बजते बजते एक नई नकोर बाइक कांटा लगा कि ब्रेक वाली ट्यून के साथ वर्मा जी के दरवाजे पर आकर ठिठकी थी। हम सब खिड़कियों से झांकने लगे। इस तनहा और वीरान मकान के सामने रुकने की जुर्रत और जरूरत भला किसको हुई? मकान को टटोलती निगाहों से ताकता एक नौजवान मोटरसाइकिल से उतरा तो वर्मा जी ने आगे बढ़कर उसे रिसीव किया था, फिर उसे अपने साथ भीतर ले गए थे। बाद में निगम साहब ने बताया, यही है हमारे कस्बे का नया और चतुर ठेकेदार वरदान कपूर। वरदान कपूर घूम घूम कर वर्मा साहब का मकान देखने लगा। मोहल्ले की औरतों में उत्सुकता बढ़ी। कई घरों के फोन बजे। बाहर कई महिलाएं इकट्ठी हुई तो उनकी खुसर पुसर आरंभ हुई। घर लौटकर सत्या बोली, सुना है इनके अमेरिका वाले बेटे आ रहे हैं। वे तो हर 2 साल में आते हैं, उधर दिल्ली और भोपाल में रह के लौट जाते हैं, लेकिन इधर झांकते कहाँ हैं? मैंने उसे जवाब दिया, सुना है इस दफा घर पर ही रुकेंगे, कई दिन के लिए आ रहे हैं। सत्या की सूचना सही थी। सांझ तक गृहिणी संचार सेवा की बदौलत कई बातें पता लगीं। अमेरिका में रहने वाले वर्मा जी के दोनों बेटे 15 दिन के लिए इस बार अपनी जन्मभूमि में रहकर समय बिताने का विचार कर रहे थे। खर्च के लिए एडवांस पैसा भेजा है उन्होंने, डॉलरों में। बड़े बेटे ने कहा है कि पूरा घर एयर कंडीशनड करा लो, जितनी जल्दी हो सके 2-4 नए कमरे बनवा लो। सूचनाएं तो और भी थीं, मसलन रुई की जगह डनलप के गद्दे खरीदे गए हैं हर बिस्तर पर। घर में विदेशी पद्धति के बाथ टब और लैट्रिन पॉट लग रहे हैं। पाखाने में पानी की टोंटी की जगह कागज के रोल लगवा रहे हैं वर्मा जी। स्थायी जल स्रोत के लिए बोर भी करवाने वाले हैं वर्मा जी, और इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे भी कराया है उन्होंने। क्या बात। श्याम बिहारी चतुर्वेदी यानी हमारे यहाँ कुआ गुनने वाले पंडित भी आए थे उनके यहाँ। निगम बहन जी ने बताया कि अमेरिका से अगर $10,000 भी भेजे गए तो इंडिया आकर पूरे 8 लाख रुपए हो गए होंगे। कॉलोनी में हम सब लोग मध्य वर्गीय वित्तीय स्थिति वाले थे। सबके हौसले थे कि अपनी तो जैसे तैसे गुजरी, आगे की पीढ़ी की जिंदगानी सुधर जाए। इस कारण दर्जन भर लड़के कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे थे और माँ बाप की आंखों में पलते सुनहरे सपनों के सच होने के इंतजार में थे। हम सब ने सुन रखा था कि अमेरिकी सरकार और वहां का फोर्ड फाउंडेशन भारतवर्ष के प्रतिभाशाली किशोरी बच्चों को छात्रवृत्ति देता है और अपने यहाँ तालीम भी दिलाता है, तालीम के बाद जॉब भी। शायद रजनी जी से बात की जाए, उनका वहां कोई परिचय हो और अपने बेटे बेटियों में से किसी के भाग जग जाएं तो उनकी बदौलत हम भी उस सुख को भोगेंगे जो सुख वर्मा दादी और वर्मा बब्बा भोग रहे हैं। वर्मा बब्बा का सुख, यह याद आते ही बहुत कुछ याद आया। हम सब नए नए इस कॉलोनी में आए थे उन दिनों, तो सबसे दीनहीन आदमी लगे थे वर्मा जी। इकल मिजाजी सा बास था उनका। मोहल्ले के ब्याह शादी तीज त्योहार बीत जाते, लेकिन वर्मा लोगों का घर भला और वे दोनों भले। न ऊधो का लेना न माधो का देना, न कोई आता न जाता, वे भी किसी के यहाँ न जाते। लेकिन मुझे बड़े भले लगे वे, मेरे अपने पिता और चाचा की तरह संतोषी, शांत और दिखावे से बहुत दूर। मैं जब भी उनसे मिलता पिता की तरह उनके पांव छूता। बाद में किसी से पता लगा कि जैसे दिखते हैं वैसे गरीब और निराश्रित नहीं है बड़ो। 3-3 संतान है, विदेश में हैं।
सुना कि हर महीने दोनों बेटे इतना पैसा भेजते हैं कि राज के राम करें बड़ो। मन में तमाम सवाल उभर रहे थे। ऐसे आदमी के घर उस जमाने में ऐसे दूरदर्शी बेटे कैसे जन्म गए, जो न केवल प्रतिभाशाली थे बल्कि अपनी कैरियर के प्रति भी इतने जागरूक कि प्रोफेशनल कोर्स पूरा होते ही विदेश का रास्ता पकड़ गए। किसने सिखाया होगा उन्हें सही अवसर पहचान कर अपना ठांव छोड़ हवा में छलांग लगा देना। हवा में छलांग लगाना ही तो होता था वह, जहां कल का पता ना हो, रिश्तेदार गोतिया तो दूर रहे, हितू पड़ोसी जाति बिरादरी का कोई आदमी ना हो। तब आज से 40 साल पहले पूरी जिंदगानी का खतरा उठाए पीठ पर बिस्तर बांधकर यूरोप भर में बदनाम अमेरिका के लिए कैसे अपना घर छोड़ गए होंगे दोनों भाई। किसी का कहना था कि बच्चों ने जब अपने माँ बाप को तपस्वियों की तरह हर स्वाद, हर सुख, हर मनोरंजन और हर लालसा को दबाकर इतना समर्पित भाव से पढ़ाते हुए देखा तो खुद ही ऊंचा उठने की प्रेरणा मिली। फिर वे उस देश, उस नौकरी, उस स्टेटस पर जा बैठे जहां पहुंचने की हर बेटा ख्वाहिश करे, हर माँ बाप प्रार्थना करे। तो कोई कहता था कि माँ बाप की दिन रात की किल्लत और सख्ती से उकताए दोनों बेटे देश छोड़कर भाग गए थे। हमारे सामने कई बार उनका जाना हुआ। एक बार की बात है, बूढ़े बुढ़िया के लिए बेटों ने वीजा भिजवा दिया। अब समस्या यह थी कि ऐसे पुराने जमाने के आदमी अपना मकान किसके भरोसे छोड़ें। हम सब से कई दिनों तक विचार विमर्श हुआ। तब ये तय हुआ कि एक नौकर को घर की चाबी देकर वे लोग परदेश जाने को तैयार हो जाएं। हम सब उनके विदेश जाने के पूर्व उन्हें विदा देने घर पर गए तो उन्होंने बाहर खड़े खड़े ही बात की। जब हमने उनके त्याग और तपस्या की सराहना की तो उन्होंने हमको कम शब्दों में अपनी संघर्ष गाथा सुना डाली। जिस दिन से वर्मा जी के बच्चों ने 5वीं की कक्षा पास की, उसी दिन से वर्मा जी के घर में मनोरंजन के सारे साधन हटा लिए गए थे। घर में न कोई अखबार आता था, न बात वाला कोई आदमी। कभी किसी मेले, ठेले, मंदिर और पूजा पाठ नहीं गए वे उन वर्षों में। बच्चों के साथ दोनों 4 बजे उठ जाते और बैठे बैठे अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखते, मानो उन्हें भी कोई इम्तिहान देना हो। बच्चों के भविष्य के लिए हर रिश्ता, हर नाता, हर शौक और सारी पूजा रचा बलिदान कर दी थी उन्होंने। उस दिन इतना जाना कि उनके बड़े बेटा का नाम डॉक्टर रजनीश है, जो न्यू जर्सी में किसी अस्पताल में चिकित्सक है और उसकी बीवी गायनोकोलॉजिस्ट। छोटा बेटा मनीष कनाडा में साइड टिकट है और उसकी पत्नी एक कॉलेज में प्रोफेसर है। अब दोनों बेटों के पास 6-6 महीने तो रुकेंगे। जम गया तो हमेशा के लिए वहीं जम जाएंगे, क्योंकि अमेरिका तो स्वर्ग है। धूल धक्कड़ है, ना कोई वायरस, ना बैक्टीरिया। दुनिया की हर बुरी और दुखदाई चीज नदारद है वहां से। रह गया मकान, सुबह जिस दाम में बिका तत्काल भेज देंगे। लौटते में हम सब मन ही मन वर्मा बब्बा के मकान की अंदाजन कीमत लगा रहे थे कि कदाचित उन्होंने ये मकान बेचा और हमें मौका मिला तो हम कितने में खरीद सकते हैं। हम सब चकित थे। 3 महीनों में ही बूढ़े बुढ़िया घर लौट आए थे। हम सब मिलने गए तो वर्मा बब्बा हमेशा की तरह बाहर उठाए और बाहर खड़े खड़े ही अमेरिका के अनुभव सुनाना शुरू कर दिया कि कैसे वहां $1 में 5 लीटर फ्रूट जूस मिलता है, कैसे सूखे मेवों की डलिया माटी के मोल हर कॉलोनी के हर नुक्कड़ पर मिलती है। भारत से नया और अलग बताने के जोश में वे यह भी बताते चले गए कि कैसे उनके बेटे बहू सुबह से लेकर देर रात तक अपने काम में व्यस्त रहते थे और वीकेंड के अलावा कभी उनसे मिलना बतियाना नहीं हो पाता था। और यह भी बताते गए कि कैसे उन्हें कुछ दिन बाद अपने देश की याद आने लगी तो कैसे बेटों ने बिना उन्हें रोके सहज भाव से वापसी के टिकट करवा दिए थे। अलबत्ता जब से आए हैं वर्मा जी मशवरा देते हैं कि बच्चों की खातिर काहे को अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हो। उम्र बीत जाएगी तो दुनिया का हर सुख तुम्हारा मुंह चिढ़ाएगा। जवानी में तो कम खाकर, कम सोकर, मोटा पहनकर तकलीफ भोग रहे हो, तुम बुढ़ापे में भी तकलीफ भोगोगी। और जिनके लिए सब कुछ कर रहे हो ना, ये पंछी जिस दिन उड़ना सीखेंगे, हर समझदार परिंदे की तरह अपना घोंसला अलग बना लेंगे। सारी दुनिया का यही चलन है। शेर भी ऐसा ही करते हैं और परिंदे भी। और ऐसे में हम जैसे लोग द्वंद्व में पड़ जाया करते थे कि बच्चों की खातिर अपना वर्तमान स्थगित कर देना सही है या सहज तरीके से बच्चों का पालन पोषण करना। लेकिन जब हमने वर्मा जी के दोनों बेटों के ऐसे ठाठ देखे
तो फिर उस आकर्षण में बंध गए जिनमें हमारे जमाने का हर बाप बंधा हुआ है। अकूत सामान से भरी 3 नई नकोर कारें वर्मा साहब के द्वार पर आकर रुकीं तो मोहल्ले भर के लोग दरवाजों खिड़कियों पर लद गए। जेवरों से लदी प्रौढ़ वय की 3 खाई अघाई औरतें कारों से निकली। उनके पीछे 3 जेंटलमैन निकले और अजनबियत भरी निगाहों से चारों ओर ताकने लगे। किशोरावस्था के 5-6 बच्चे अजीब सा शोरगुल मचाते वर्मा जी के दरवाजे का अहाता कर द्वार खोल घर में जा घुसे और मोहल्ले के लोग अंदाज लगा रहे थे वर्मा दादी इस शोरगुल से उत्तेजित होकर हमेशा की तरह अभी अभी नाराज होकर बाहर निकलेंगी। लेकिन सबके अनुमानों को ध्वस्त करते वर्मा जी क्षण भर बाद ही आत्मीयता दर्शाते बाहर आते दिखे, जिनके पीछे वर्मा दादी भी थी। खिड़कियों से झांकती महिलाओं के परस्पर इशारे हुए, प्रश्न उछले, आंखें सिकुड़ी। फिर एक एक कर वे सब अपने द्वार खोलकर बाहर निकलने लगी। पुरुष लोग भी उदासीन से बने बाहर आए। बातों का दौर चला। किसी ने बताया कि इन महिलाओं में सिर पर पल्लू लेने वाली दोनों औरतें बहुएं हैं और तीसरी जिसने पल्लू नहीं लिया था वह वर्मा जी की बेटी है, मायका है ना उसका। तीनों स्टेट्स में रहती हैं। इन सब के लिए भी वर्मा हाउस तैयार हो रहा था। कल सुबह दिल्ली आकर उतरे होंगे और नई कारें किराए पर लेकर कल सांझ ही चले होंगे। एकाएक जाने क्या हुआ, तीनों पुरुष तीनों महिलाएं वर्मा जी के घर में से बड़बड़ाते हुए बाहर आए और सबके पीछे घबराए से वर्मा जी थे। वे हताश से कुछ कहते रह गए और तीनों कारें उनके मुंह पर धूल उड़ाती वापस चली गई। सच्चाई को समझने में असमर्थ मोहल्ले की औरतों को गुन्नों का इंतजार था, जो भीतर से सच्ची खबरें लेकर आती और उन सबकी उत्कंठा मिटाती। गुन्नों ने सुनाया कि दोनों बेटे और बेटी अपने जीवन साथियों के साथ 7 दिन को रहने ही को आए थे। यहाँ मन होता तो महीना भर रहते, लेकिन उन सबने वर्मा जी की कंजूसी देखी तो उन सबका पारा चढ़ गया। दरअसल इस छोटे से मकान में कुल मिलाकर 5 कमरे हैं। अब एक भीतर वाले कमरे में तो वर्मा जी किसी को घुसने नहीं देते, बाहर वाली बैठक है, तो 3 कमरे में 3 फैमिलियां कैसे ठहरती। वर्मा जी ने कोई कमरे ही नहीं बनवाए, जबकि 8 लाख रुपए भिजवाए थे बड़े बेटे ने। सो परदेसी पंछी जैसे आए थे वैसे ही बाप का घर छोड़ इसी कस्बे में रहने वाले दीगर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। गुन्नो अपनी खबरें सुनाकर निकली थी कि वर्मा जी की संतानें फिर से उनके दरवाजे पर खड़ी दिखी। हम सब चौंके। निगम बहन जी के पति आत्मीयता दर्शाते उनकी ओर बढ़े, आओ रजनीश भैया हमारे यहाँ बैठ लें, कुछ चाय वाय हो जाए। रजनीश जी ने उनकी दावत को घुमा फिरा के नकारा। निगम साहब आपके यहाँ तो हम कल सुबह पियेंगे चाय, अभी तो हम पीछे वाले गुप्ता लोगों के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। गुप्ता जी का गेस्ट हाउस? हाँ, हम पिता के घर उनके पास में ही रहना चाहते हैं। गुप्ता लोग अपना एसी वाला पोर्शन गेस्ट हाउस के तौर पर किराए से देते हैं ना, हमने 8-10 दिन के लिए वही किराए पर ले लिया। अब घर में एकोमोडेशन भी अच्छा ना था कि बच्चे रह पाते, सुविधा के लिहाज से वही ठीक लगा हमें। निगम बहन जी ने अपने पति के साथ रजनीश भैया के संवाद में कुछ चीजें और जोड़ दी और कॉलोनी वाली अपनी सखियों को बताई। रजनीश भाई साहब कह रहे थे कि इतनी दूर से हम लोग आए इसलिए हैं कि कार्य संपन्न करें जिसमें अपने लंगोटियां यारों, कॉलोनी के पड़ोसियों से लेकर अमेरिका के उन साथियों को भी बुला सकें जो इन दिनों इंडिया आए हैं। कारज, इस शब्द ने सबको चौंकाया। कारज माने क्या? ब्याह सगाई लायक तो इनके बच्चे दिखते नहीं है, पर कारज माने क्या करेंगे ये? ऐसा तो नहीं कि तीरथ वीरथ हो आए हों और गंग बोझे भंडारा कर रहे हों, या फिर श्रीमद् भागवत। लेकिन अमेरिका वासियों को तीर्थ यात्रा और भागवत सप्ताह भला कहां से आस्था होगी? जरूर कोई बड़ा कार्य कर रहे होंगे। टेंट वाले के साथ हुए 21,000 रुपए के पांडाल लगाने के करार और ग्वालियर से बुलाए गए कैटरिंग वाले से 750 रुपए प्लेट के हिसाब से बना 1000 प्लेट वीआईपी भोजन देने के समझौता के अलावा कारज शब्द का कोई अर्थ कॉलोनी वालों को समझ में नहीं आया। चौथे दिन का सूर्य उगा तो वर्मा जी के घर के पास आम रास्ता बंद कर बड़ी शान से मैदान रंग बिरंगे पंडाल से घिर चुका था। शुभागमन और वर्मा परिवार आपका स्वागत करता है कि बैनर वाले महाराजा गेट लगाए जा चुके थे। 7 बजते बजते माइक चालू हो गया था और उस पर बाकायदा लोकगीत गूंजना शुरू हो गए थे। पता नहीं कौन स्त्रियां कहां से आई थीं जो ठेठ देहाती अंदाज में गा रही थीं, आज दिन सोने को महाराज, सोने के सब कलश धराए, सोने के सरताज, आज दिन सोने को महाराज। कस्बे के मीडिया के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। 7 समंदर पार से आया
यहाँ के एक नामालूम से रिटायर्ड प्रोफेसर का बेटा अपने पुत्र का शास्त्रीय विधान से यज्ञोपवीत करवा रहा था और कहता था कि हमारी परंपराओं के मुताबिक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार ब्याह से कम नहीं होता। आम के हरे पत्तों से आच्छादित किए मंडप के नीचे बाकायदा 3-3 हवन किए जाते हैं। बालक का मुंडन होता है। अपने अभिभावकों से मोह तोड़कर बटुक वेश में अपने उन्हीं अभिभावकों से भिक्षाटन करता है बच्चा, तभी जनेऊ होता है। वहां विदेशों में भी हाई स्कूल कर लेने वाले लड़के के अचीवमेंट भी कुछ इसी तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं। सांझ का समय था। पूजा और हवन संपन्न हुए और दावत की तैयारी थी। कस्बे के तमाम संवाददाता और पत्रकार इकट्ठा थे। इस दावत में जिले के कलेक्टर और एसपी से लेकर थाने के छोटे दरोगा तक सबको आमंत्रित किया गया था। कस्बे के धन्ना सेठ से लेकर पंचा जोड़ने वाले घनश्याम तक को न्योता गया था। इसी क्षण गेट पर कलेक्टर की लाल बत्ती वाली कार चमकती दिखी तो कुछ लोग उधर ही लपके। हम सबकी नजरें उधर ही थीं। इन दिनों कलेक्टर की सीट पर एक युवा महिला विराजमान थी जिसका तेज देखते ही बनता था। 40 की उम्र, गोरी सुचिक्कन देह, मेकअप से पुता मुहासेदार लंबोतरा चेहरा, बदन पर कीमती बनारसी साड़ी, गजब की फुर्ती। वे तेजी से नीचे उतरी, बीच पंडाल में आकर खड़ी हुई और चारों ओर का जायजा लेने लगी। किसी ने आवाज लगाई, अरे रजनीश जी इधर आइए, आपका परिचय कलेक्टर मैडम से करवाते हैं। रजनीश जी आगे बढ़े। आइए मैम, सॉरी मैं आपको देख नहीं पाया, आपका इंतजार हो रहा था, वेलकम माय होम। बेबी मुस्कुराई, अरे सॉरी, कहे कि एक वीवीआईपी के साथ मुझे खाना लेना पड़ा, मैं खुद लेट हो गई। वैसे आप जैसे एनआरआई के लिए हमारा क्या महत्व। फिर वे बोली, उस बच्चे से तो मिलवाइए जिसका यज्ञोपवीत आई मीन जनेऊ हो रहा है। दैट्स ए गुड एंड कल्चर्ड बॉय, ही इज अवर प्राउड विनर। रजनी जी ने आवाज लगाई, अरे जनार्दन बेटे इधर आओ। यज्ञोपवीत संस्कार के चलते अपना सिर घुटा लेने वाला जनार्दन अपने घुटनों तक लंबे कुर्ते और लड़कियों जैसे दुपट्टे में इतराता घूम रहा था। पापा की पुकार सुन वह वहीं से अमेरिकी लहजे में चिल्लाया, व्हाट इज हैपेंस डैड, हु वांट टू मीट विद मी। इस बात ने रजनी जी के चेहरे पर जनार्दन के लिए गर्व के भाव उभार दिए। उनके इशारे पर जनार्दन ने झुककर मैडम के पांव छुए। वे गदगद हो गई, रहने दो बेटे। फिर देर तक कलेक्टर और रजनी जी कनवतियां करते रहे। बाद में निगम साहब से पता लगा था कलेक्टर अपने छोटे भाई को पढ़ने के वास्ते अमेरिका भेजना चाहती हैं और जिसके लिए रजनी जी से उन्होंने कुछ वायदा किया है। कलेक्टर मैडम ने वह घर देखने की इच्छा व्यक्त की जिसमें रजनी जी का बचपन बीता। वहां अब निराश्रित सा जीवन बिताते उनके बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं। बड़े उत्साह से अपने साथ रजनीश जी उन्हें घर के भीतर ले चले तो बीच में खड़े मेहमान उन्हें रास्ता देने के लिए इधर उधर खिसकने लगे। पत्रकारों का हुजूम उनके पीछे था। मैम ये मेरा स्टडी रूम। हाउ, इतना छोटा? हाँ मैम, उस वक्त टेबल लैम्प नहीं था मेरे पास, बस एक बल्ब जलता था छत के बीच से और उसकी रोशनी हम दोनों भाई पढ़ते थे। मैडम ये हमारा सोने का कमरा। आइए मैडम, मैं आपको अपना बचपन का सबसे प्यारा रूम दिखाऊं। पढ़ाई से थक कर यहीं छुपकर बैठ जाता था, कहते रजनीश भीतर वाले कमरे में घुसे। बचपन की आदत थी उन्हें, सो अंधेरे में ही ढूंढकर स्विच दबाया और कमरे में भग से उजाला छा गया। पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। लेकिन सब चौके कमरा क्या था, यानी कहाँ कहाँ का कबाड़ इकट्ठा था वहां। धूल की मोटी परत के नीचे फटे पुराने कपड़े, जूते, टेढ़े पिचके पीतल और तांबे के बर्तन, पुराने अनुपयोगी हो चुके मिट्टी के बर्तन, टूटा बेकार फर्नीचर, जाने कब बनाए गए गौरैया के घोंसले व उसमें से गिरे तिनके वगैरह। कलेक्टर मैडम सबचा के बाहर बैठ गई। शर्मिंदा से होते लाइट बुझाते रजनीश जी उनके पीछे बाहर की तरफ चले आए। बहुत नेहोरे करने पर भी मैडम ने कुछ नहीं खाया, बल्कि वे तुरंत ही चल दी। उनकी कार का दरवाजा पूरे अदब से बंद करते रजनीश जी की आंखों में आंसू छक रहे थे। वे वर्मा जी के अहाते की तरफ चले गए और हम अपने घर चले आए। रात को देर तक नींद नहीं आई, जैसे तैसे झपका लगा शायद। देखा मैं निगम साहब और दुबे जी की टिकड़ी आहिस्ता से वर्मा जी के अहाते में घुसी है कि बंद खिड़की दरवाजों से गूंजते रजनीश जी के स्वर ने हमारे पांव जकड़ लिए। आप लोग गंदे बनकर ही रहना चाहते हो, आपके स्वभाव में कंजूसी है, और उस भीतर वाले कमरे में इतनी गंदगी काहे को इकट्ठा कर रखी है आपने? बेटा हमारी पुरानी चीजें। वर्मा जी रे आए, अरे घूरे पर फेंको अपनी पुरानी चीजें। आप लोगों ने कलेक्टर और सारे मीडिया के सामने नाक कटा दी। मैंने जब फोन पर सब क्लियर कर दिया था कि यह सब ठीक करा लेना, तो क्यों नहीं ठीक करवाया? मैं पूछता हूँ कहाँ गया रुपया और डॉलर? पूरा रुपया और डॉलर बचा के रखा है बेटा। भीतर के कमरे से वर्मा जी की पत्नी की लाल में भरी आवाज आई, हम तो इसलिए ऐसे रहे घर में रुपया रुके, और तुम्हें पता है धरती और लक्ष्मी सदा कम सफाई में रहती हैं।
भगवान विष्णु ने भी हिरण्याक्ष की विष्टा की कैद में बंद वसुंधरा को बचाने के लिए बराह तक का रूप धारण कर लिया था। कहते हुए वर्मा सहसा उन्होंने कबाड़ के बीच में गड़ा किसी धातु का एक पुराना सा पात्र निकालकर अपने हाथ में ले लिया, जिसमें से गिर रहे थे रुपया, डॉलर और निखालिस सोने की पुरानी मोहरें। पात्र में से आती हुई अजीब सी बदबू के भपके ने रजनीश को पीछे हटने को मजबूर कर दिया और घबरा के मेरी नींद खुल गई। बुरा सपना था। पसीना पसीना होते मैंने महसूस किया कि वर्मा बब्बा मेरे अवचेतन पर हावी हो गए थे। बड़े जतन के बाद दोबारा नींद लगी। मैं, निगम साहब और दुबे जी रजनीश भाई के पास बैठे थे। वे बड़े दुखी होकर कह रहे थे, आप लोग जानते हो हम दोनों भाई हर महीने बहुत पैसा भेजते हैं, लेकिन पिताजी छदाम भी खर्च नहीं करते। सोने की मोहरें खरीद लेते हैं या बैंक में पटक देते हैं। मेरी हिम्मत नहीं कि उनसे कुछ कहूँ। उन्होंने अपना सारा जीवन और सारे सुख हम लोगों के लिए नष्ट कर दिए। कभी कभी पीड़ा होती है कि हम लोगों की यह प्रोग्रेस किस काम की, किस काम का है हमारा सुख। हमारे माँ बाप भी हमारे पैसे से कोई सुख नहीं उठा पा रहे। मैं कुछ बोलना चाहता था कि मेरी नींद खुल गई। एक और दो स्वप्न में दब गया। मैं बिस्तर से उठकर सीधा बाहर आया। सुबह हो चुकी थी। वर्मा बब्बा का घर यहाँ से साफ दिख रहा था। ऊपर छत पर रजनीश और घर के सब लोग खड़े थे। सुजाने किस बात पर ठाका लगा रहे थे, जिसे सुन के मुझे चैन आया और प्रसन्न मन मैं घर के अंदर की तरफ चला गया। मैं समझ गया था कि नाहक चिंता करता हूँ, इस घर से दुख और अशांति सदा दूर रहेगी। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भोरे जी। और यह कहानी निश्चित हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत पसंद आएगी। तो साथियों, हम फिर मिलते हैं किसी बहुत बड़े कथाकार या गीतकार के महान कविता और किसी श्रेष्ठ कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।